Hello guys, good afternoon and once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एक नए सेंटेंस की तरफ चलेंगे। हमने आपसे पहले बताया था नरेशन में हम 5 सेंटेंस पढ़ते हैं और 5 सेंटेंस का सेंटेंस इस तरह से 5 ही प्रकार के होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और जिसमें हमने 2 सेंटेंस को ऑलरेडी ख़त्म कर लिया, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हमने इसके पहले भी आपको कई बार डायरेक्शन दिया कि भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका है, चाहे वो हाई स्कूल लेवल की बात हो चाहे वो इंटर लेवल की बात हो, अधिकांशतः इसी से क्वेश्चंस उठाते हैं, इसी सेंटेंस से। तो गाइज मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा नहीं कि मतलब फोकस नहीं करेंगे और सेंटेंस को, और भी सेंटेंस को आप फोकस करेंगे, लेकिन 100% में 98% मान के चलिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही क्वेश्चन, अगर देखा जाए हाई स्कूल में तो 100 का 100%, मेरे अकॉर्डिंग तो 100 का 100%। आप अगर लगे कि हम गलत कह रहे हैं तो आप पेपर उठा के देख लीजिए, तो उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है एक नया सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और पढ़ाने की जो मेरी शैली है या जैसा मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताते रहें। और जब आप कमेंट करके बताते हैं तो कुछ उत्साहवर्धन भी होता है, या कुछ अगर त्रुटियाँ हो रही हैं नहीं समझ में आ रहा तो उसको दूसरे भी तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं टॉपिक पे। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य, चाहे आदेशात्मक कहेंगे चाहे आज्ञासूचक वाक्य कहेंगे। और इसी को जब हम पढ़ेंगे तो क्या है, इनडायरेक्ट बनाने का नियम। इम्परेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम हैं, चलिए हम जानते हैं। क्या कह रहा है, यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ध्यान दीजिएगा, कह रहे यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, का ऑब्जेक्टवा रहे या ना रहे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कह रहा, इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को हम ऑर्डर्ड या कमांडेड, ये दोनों एक हैं। ऑर्डर्ड माने भी आदेश देना, कमांड माने भी आदेश देना, तो चाहे ऑर्डर्ड में बदल दो या कमांड में बदल दो। फिर क्या कह रहा, एडवाइज या अर्ज्ड, इन दोनों में से कोई एक में बदलना है, या रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोरेड या एक्सट्रीटेड। अब क्या कह रहा, चाहे इन चारों में से किसी एक में बदल देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, चलिए तो सबका हम पहला वर्ड उठाए, कब आप ऑर्डर्ड में बदलेंगे, कब आप एडवाइज में बदलेंगे और कब हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, इसको एक एक करके हम देखते हैं। क्या कह रहा है, ऑर्डर्ड या कमांड, मतलब ऑर्डर्ड या कमांड में हम कब बदलेंगे, सिचुएशन कैसा होगा, कब हम बदलेंगे। चलिए क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेशात्मक भाव हो, क्या हो, आदेशात्मक भाव हो, तो सेड को ऑर्डर्ड या कमांड में बदल, चाहे ऑर्डर्ड में आप बदलिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, और चाहे कमांडेड, कमांड ऑर्डर्ड या
कमांड में बदल देते हैं। इसके लिए आप एक तरह से क्या है, स्वतंत्र हैं, चाहे ऑर्डर्ड में बदल दीजिए या फिर आप क्या बदल देंगे, कमांड में। ठीक है, कमांड ना हो करके यहाँ आपका कमांडेड होगा। क्या होगा, कमांड ना हो करके यहाँ आपका कमांडेड होना चाहिए, कमांडेड, ईडी जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपका वही होगा, यहाँ भी आपका ईडी जुड़ेगा, यहाँ भी आपका हो जाएगा कमांड डेड और यहाँ भी आपका हो जाएगा कमांडेड। ठीक, क्या कह रहा है कि जब किसी वाक्य में या जब किसी रिपोर्टेड स्पीच में आदेशात्मक भाव, आदेशात्मक भाव हो मतलब ये लगे कि हमको कोई ऑर्डर कर रहा है, उसी को आदेशात्मक कह रहा है, तो उसे मतलब ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदला जाएगा। अब हमने इसका एक ट्रिक बनाया कि अगर ये ना समझ तो ट्रिक को समझो भैया। जब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता आपसे उम्र या पद में बड़ा हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता आपसे, सही है, आपसे उम्र या पद में बड़ा हो, तब यहाँ और थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था, तब उसे हम रिक्वेस्टेड या मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता आपसे उम्र या पद में बड़ा हो तब हम किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में। अब एक एक्सरसाइज यहीं से देख लेते, जैसे करके जैसे लिखा है, द टीचर सेड टू मी सिट हियर, सिट हियर, यहां बैठो। अब भैया द टीचर है तो ये द टीचर। अब क्या कह रहा, रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता, तो रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या हुआ, द टीचर। कह रहा आपसे उम्र में बड़ा हो, तो आपका मतलब जो इसमें हो। अब इसमें क्या, अध्यापक हम किसी से कहेगा तो क्या है, उम्र या पद में बड़ा, कह रहे उम्र या पद में बड़ा हो, तो उम्र या जब उम्र या पद में कोई बड़ा होगा तो यहाँ सेड की जगह पे हम क्या बदल देंगे, ऑर्डर्ड। क्या बदल देंगे, ऑर्डर्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के बाद यहाँ हो जाए मी, और कामा हटाने के लिए टू, और पूरा का पूरा इसे लिख देंगे, सिट है तो सिट, हियर है तो हियर। तो इसको हमको क्या करना, इधर का भी मत समझिए। हमने क्या कहा, जब इसमें कोई किस चीज़ का भाव हो, आदेशात्मक भाव हो। अगर इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह समझिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता जो है वो क्या रहे, मतलब कोई उम्र में बड़ा रहे और वो कुछ करने के लिए कहा है, तो उसे हम किस में बदल देंगे, ऑर्डर में। चलिए दूसरा है एडवाइज्ड। क्या है, एडवाइज्ड या अर्ज्ड। एडवाइज्ड या अर्ज्ड, इसका भी मतलब होगा, इसका भी मतलब होगा एक तरह से सलाह देना। तो चलिए इसमें कैसे बदलेंगे, कह रहे जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी कार्य को ना करने या किसी तरह के सलाह का भाव प्रकट हो तो सेड को हम एडवाइज्ड या अर्ज के साथ फॉरबेड में भी बदल देते हैं। चाहे एडवाइज में बदलो, चाहे अर्ज में बदलो, या कभी कभी फॉरबेड में भी बदला जाता है। किस में बदला जाता है, फॉरबेड में भी बदला जाता है। समझ में आ गया। चलिए और आगे एक ट्रिक का हुआ कि जब रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जब वाक्य डू नॉट या नेवर से शुरू हो तो 100% एडवाइज, अर्ज या फॉरवर्ड में बदल जाए। शुरू हो या किसी तरह का कोई सलाह का भाव हो, मतलब जब वाक्य डू नॉट या नेवर से शुरू हो या वाक्य में किसी तरह का कोई सलाह का भाव हो तो उसके लिए हम चाहे एडवाइज लिखेंगे, चाहे अर्ज लिखेंगे और चाहे फॉरवर्ड।
क्लियर? चलिए पॉइंट थर्ड, अब कह रहा है क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज सर या काइंडली से शुरू हो। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच प्लीज सर या काइंडली से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? रिक्वेस्टेड में। और प्लीज सर और काइंडली को हमेशा के लिए हटा देते हैं। क्या कह रहा है? प्लीज सर या काइंडली को हमेशा के लिए हटा देते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? केवल और केवल टू का। तो टू का प्रयोग अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से लगने लगता है। तो चलिए वो भी कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन में यहाँ लिखा बताया गया है। जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से शुरू हो, एक मिनट, क्या कह रहा है? जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से शुरू हो, तब यहां होना चाहिए तब सेड को हम एडवाइज में बदल रहे हों। बदल देते हैं, ऐसे लिखो, बदल देते हैं। और इन्वर्टेड कामा हटाने से पहले नॉट या नेवर लिखने के बाद ही टू का प्रयोग करते हैं। अब देखो भैया, केवल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू। लेकिन वाक्यवा अगर डू नॉट से शुरू हुई तो पहले नॉट लिख जाई, ओकरे बाद टू लिख जाई, या नेवर से शुरू हुई तो पहले नेवर लिख जाई फिर टू लिख जाई। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो, किससे शुरू हो? डू नॉट से, और सेड को हम फॉरवर्ड में बदल दें, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम डू नॉट को हमेशा के लिए हटा देते हैं। अगर फॉरवर्ड में बदलो तो डू नॉट या नेवर रही वो हमेशा के लिए हट जाएगा, उसमें उसके बाद हम डायरेक्ट टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक, चलिए अभी ये मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा जो रूल्स बता रहे हैं, तो मैं एक एक करके आपको समझाते हुए भी चलूँगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या कह रहा? बहुत नोटेड पार्ट, इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। सबसे मेन पॉइंट, अब तो आपका समस्या इसे आधा साल क्या तो अब की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर बनी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस हुआ चेंज नहीं। ठीक, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। पहले इंपरेटिव सेंटेंस में हम रिक्वेस्टेड का कैसे यूज करेंगे। यहां आपका पहले एक तरह से हेडिंग टाइप हो जाएगा, यूज ऑफ रिक्वेस्टेड। सॉरी, पहला क्या था? ऑर्डर्ड। क्या था? ऑर्डर्ड या कमांडेड, COMMANDED, कमांडेड। इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या हम लिखेंगे पहले जानते हैं। अब इसको हम सीख लेते हैं यहीं पे। इसमें क्या कहा गया था? सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। क्या कहा गया था? सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो उसे हम किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड या कमांड में, सॉरी कमांडेड में। ऑर्डर्ड या कमांडेड में। कब बदलेंगे ये भी हमने बताया था। इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था जब
यहाँ कहा था जब उम्र या पद में बड़ा व्यक्ति आपसे कुछ करने या ना करने के लिए कहे। कुछ करने के लिए कहे, इस तरह लिखें, कुछ करने के लिए कहे। अब तो ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे। हम इसको बदल देंगे ऑर्डर्ड या कमांड में। कब बदलेंगे? जब आपसे कोई उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो। वो आपसे जब कोई कार्य करने के लिए कहेगा तो ऐसी स्थिति में हम चाहे ऑर्डर्ड में बदलेंगे और चाहे कमांड में। फिर इसमें क्या कहा गया था? इसमें एक चीज और कहा गया था, इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम कहते इसमें केवल और केवल टू का प्रयोग होगा। यही तो बताया गया था। तो चलिए अब इसी पे एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे पहला है, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट to the servant. The master said to the servant, bring me a cup of tea. चलो इतना ही कहते हैं। क्या कह रहा है? द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। या ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, मेरे लिए चाय लाओ या एक कप चाय लाओ। तो भैया बहन का हम क्या बताया ना, मैंने यही बताया सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑर्डर या कमांड में जब उम्र या पद में बड़ा हो। तो मास्टर, तो भैया ये उम्र में भी बड़ा है और पद में भी बड़ा है। ठीक, तो ये उम्र में भी बड़ा है और पद में भी बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां लिख सकते हैं द मास्टर ऑर्डर्ड। सेड की जगह पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। चाहे आप ऑर्डर्ड लिख लो और चाहे आप कमांडेड, दोनों में से आप एक लिख सकते हो। ऑर्डर्ड, उसके बाद में हो जाए द सर्वेंट। क्या हो जाएगा? द सर्वेंट। हाई कमवा हटाने के लिए केकर प्रयोग? टू। फिर यहरियन का कहेंगे एकर टेंसवा बदली नहीं, यही तो कहा गया था, टेंस नहीं बदलेगा। तो ऐसे लिख दो, ब्रिंग है तो ब्रिंग। अब प्रोनाउन तो बदलेंगे। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट। केकरे अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? मास्टर। मास्टर का मतलब मालिक। मालिक का मतलब कोई पुरुष हुआ। तो आई के बाद मी, तो मालिक को हम जब पुरुष माने तो उसे मानेंगे ही। तो ही के बाद क्या हो जाएगा? हिम। क्या हो जाएगा यहां? हिम ए कप ऑफ टी। समझ में आया? चलो अगर नहीं आया तो एक बार फिर ट्राई करते हैं। चलिए भाई, अभी देखिए एक्सरसाइज वाला जो रूल्स लिखाएंगे अभी यहीं पे दिख रहा।
जैसे द टीचर said to the boys, sit in your class, sit in your class and learn your lesson। ठीक, लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों से कहा, सिट इन योर क्लास, अपनी कक्षा में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो। समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी को अब हम सॉल्व करते हैं। यहां द टीचर है तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं द टीचर। अब टीचर जो है वो उम्र में भी बड़ा हो सकता है, उम्र में बड़ा हो या ना हो, लेकिन वो पद में बड़ा है। और जब पद में बड़ा है और वो पद में कोई व्यक्ति बड़ा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। यहां हो जाएगा द बॉयज, ऑर्डर्ड द बॉयज। हाई भैया, कमवा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू। किसका प्रयोग करेंगे? टू। टू के बाद फिर क्या है? सिट है तो हो गया यहां सिट। इन है तो इन। योर कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन केकरे अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट क्या है? बॉयज। क्या है? बॉयज। हमने एक बार पहले बताया था, अगर कौनो जगह पे बहुवचन दिया है वहां मानने पर, अब जैसे बॉयज है तो अब यहां ही नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? हाँ वही दे। यहां क्या माना जाएगा? दे। अब यहां योर है, यू, योर। बॉयज है, अगर बॉय होता तब तो ही मान लेते, यहां बॉयज है तो मानेंगे क्या? दे। मतलब जब बहुवचन हो तो उसके लिए हमको क्या कहते? मानने के लिए दे मानेंगे, और जब एक वचन हो तो चाहे ही या सी मानेंगे। यही बताया गया था। तो यहां दे मानेंगे तो योर तीसरे नंबर पे है, तो दे, देम, दियर। अब यहां क्या हो जाएगा? दियर क्लास। ठीक। द बॉयज टू द बॉयज टू सिट इन दियर क्लास। एंड है तो एंड लिख दो। लर्न है तो लर्न लिख दो। योर फिर आ गया, योर फिर बॉयज के अनुसार बोला जाएगा, तो वही तो होगा भाई मेरे, यहां भी हो जाएगा दियर। क्लास है तो हो जाएगा क्लास। क्लियर? चलिए और आगे। अब और आगे हम क्या कहेंगे? और आगे लिखेंगे द प्रिंसिपल said to me stand up।
स्टैंड अप। अब फिर एक वाक्य हो गया कि द प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रधानाचार्य ने मुझसे कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। भैया प्राचार्य जो हैं जब आपसे कहेंगे तो आपसे उम्र में भी बड़े रहेंगे और लगभग, पद में तो ये है, उम्र में भी लगभग वो बड़े ही होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी है तो मी, हाई कमवा हटाने के लिए टू, फिर ऐसे पूरा लिख दो। स्टैंड अप है तो हो गया स्टैंड, और अप है तो हो गया अप। समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलो अब इसी में हम देखेंगे क्या, यूज ऑफ एडवाइज या अर्ज्ड। चलिए भाई, अब पॉइंट 2 है, वो पहला था, अब इसमें हो जाएगा यूज ऑफ एडवाइज्ड। एडवाइज्ड आर अर्ज्ड। अर्ज्ड क्या हो जाएगा, यूज ऑफ एडवाइज या अर्ज्ड। ठीक है, अब इसमें हम क्या जानेंगे, चलिए इसको हम कैसे बदलेंगे ये सीखते हैं। ठीक, क्या है, इसमें आपको बताया गया था, इसमें भी यही आपको बताया गया था, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको हम कहते हैं किसमें बदल देना, चाहे आप बदलोगे एडवाइज्ड या URGED अर्ज्ड में, अर्ज्ड में कब, स्टार्ट ऑन, डू नॉट या नेवर। हमने कहा था कि जब कोई वाक्य डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होगा तो इसको हम बदल देंगे चाहे एडवाइज या अर्ज्ड, दोनों में से आप किसी में बदल सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। इसमें कहा गया था इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, टू का ही प्रयोग होगा लेकिन थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है जान लो, जब डू नॉट से शुरू हुई, कथू शुरू हुई डू नॉट से, तो डू हट जाई, एमहे टू के ही प्रयोग हुई, केकर प्रयोग हुई, टू के ही प्रयोग हुई, लेकिन टू से पहले का लिख उठी नॉट। तो अब एक तरह से क्या हो गया, नॉट टू हो गया, टू का ही प्रयोग करना है लेकिन पहले नॉट को अंदर ले लेना है, उसके बाद टू लिखना है। क्लियर, मतलब पहले से टू के ही प्रयोग हुई लेकिन पहले लिख लो नॉट, का लिख ले वो नॉट, तब एक बाद टू के प्रयोग लिखो। इस तरह हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, पहले लिख लो का नेवर फिर टू। अब एका यहां इसे लिख सके लो स्टार्ट ऑन, चेंज कर देते हैं, कलर मैच कर रहा है, यहां हो जाएगा आपका स्टार्ट ऑन, स्टार्ट ऑन डू नॉट। अब तो भैया समझ में आएगी, जब डू नॉट से शुरू हुई तो नॉट टू लिखना है, ठीक, और जब नेवर से शुरू हुई तब नेवर टू, नेवर, ओह सॉरी, स्टार्ट ऑन नेवर, स्टार्ट ऑन नेवर।
जब नेवर से शुरू होगा तो नेवर टू, डू नॉट से शुरू होगा तो नॉट टू। अब तो समझ में आ गया होगा। आ गया तो चलो चलते हैं। लेकिन अभी वो वाला नहीं बताए हैं, बता देंगे। चलिए, जैसे ही सेड टू मी, ठीक, ही सेड टू मी डू नॉट प्ले इन द सन। हमने एक वाक्य लिखा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट प्ले इन द सन, धूप में ना खेलो। कहते नहीं वो गर्मिया में है वो धूप बा खेलना, नहीं तो को मिलाए जाइए या करिया हो जाए, यही तो कहते हैं। तो यही कह रहा, डू नॉट सेड टू मी, तो एक तरह से ये क्या हुआ, सलाह हुआ। क्या हुआ, ये एक तरह का सलाह हुआ। तो इसको जब बदलेंगे तो ही है तो ही, सेड की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, मी है तो हो जाए मी, ठीक। हाई भैया कमवा हटाने के लिए हमने कहा यहाँ भी टू का प्रयोग होगा, लेकिन पहले नाट के अंदर लिखो, तो यहाँ हो जाए नाट, और नाट के बाद यहाँ लिखना है टू, डू हटिए। अब पूरा शेष वाक्य वैसे को वैसे लिख देना है। यहाँ है प्ले, तो प्ले इन द सन, ठीक, क्या हो गया, इन द सन। अब इसी को हम एक और तरीके से बदल सकते हैं, और वो तरीका क्या है मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। थोड़ा सा लिख दिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर लिख दिए हैं तो इसको एक तरह से हम फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, फॉरवर्ड में। जैसे देखिए यहाँ एक अगर हम फार्मूला लिख लें, क्या लिख लें फार्मूले को, यहाँ हो जाएगा सेट, टू के बाद ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट। सेट के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको हम बदल देंगे किसमें, किसे बदल देंगे, इसको हम बदल देंगे फॉरवर्ड में। इसको हम बदलेंगे किसमें भाई, फॉरवर्ड। अब इसमें जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो केवल और केवल टू का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इसमें केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, हम टू का ही केवल प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, केवल और केवल टू का ही प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा केवल और केवल टू का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अरे वो देखो, अच्छा एक मिनट, क्या बताया गया था, इसको हम बदल देंगे किसमें, फॉरवर्ड में। यहाँ आपका हो जाएगा फॉरवर्ड, और इसमें क्या होगा, हमने क्या कहा था, इसमें टू का। अब इसी को अगर हम चाहें तो इसको हम दो तरीके से बदल सकते हैं। एक तरीका आपका हुआ ये, और दूसरा तरीका क्या होगा, ही सेड टू मी डू नॉट प्ले इन द सन। अब इसी को फिर हमको बदलना है। मान लो इसी को हमको दूसरा तरीका, इसको एक तरीके से बदले या, अब या करके इसको हम किस तरीके से बदल सकते हैं, ही है तो भैया ही। अब इसको हम फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं, तो ही फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अब उसके बाद यहाँ मी है तो हो जाए मी,
तो कहे जब फॉरवर्ड में बदल देंगे तो इसमें एक चीज और नहीं बताया, जान लीजिए, डू नॉट को हमेशा के लिए हटा देंगे। ठीक है, क्या कह रहा, जब इसमें आपका फॉरवर्ड में बदलना होगा तो क्या होगा, ही फॉरवर्ड मी। अब ये डू नॉट पूरा हट गया, सीधे लगाए दो टू, और टू के बाद इसे पूरा लिख दो प्ले है, प्ले इन द सन। ठीक, डू नॉट प्ले इन द सन, बस ऐसे बदल। देखो अब दोनों में से जो आसान लगला उस तरह आप बदल दो। नहीं समझ में आया? चलो अब की बार फिर से देखते हैं, वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, डू नॉट अब्यूज एनीवन। अब देखिए क्या है, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। ठीक, तो बना लेते हैं। अब जब इसको हम बनाएंगे तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। राम है तो राम, अब सेट टू की जगह पे क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। हिम है, हुआ हिम। हाई कमवा हटाने के लिए केकर प्रयोग, हम एडवाइज में बदल रहे हैं तो डू हट गया, नॉट को अंदर ले आए, और जब नॉट को अंदर ले आए तो यहाँ हम किसका प्रयोग कर लेंगे, टू का। किसका प्रयोग कर लेंगे, टू का। अब फिर ऐसे पूरा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब्यूज एनीवन। ठीक हो गया। चलिए, और एक तरीका क्या हो सकता है इसका, एक तरीका फॉरवर्ड वाला भी तो हो सकता है। राम है तो हो गए भैया राम, एडवाइज की जगह पे फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। हिम है तो हो गए हिम। अब जब अब की हिम जब फॉरवर्ड में बदलब तो ये तो पूरा हट जाए, डू नॉट क्या है, पूरा हट जाएगा। और जब पूरा हट गया डू नॉट तो यहां हम किसका प्रयोग कर लेंगे, केवल और केवल टू का। टू का, उसके बाद अब्यूज एनी वन, क्या हो जाएगा, अब्यूज एनी वन। हम तो लग रहा भैया समझ में आ गया होगा, आ गया। चलो, अगर नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल वह क्या है, जैसे दे सेड टू अस डू नॉट किल द स्नेक। चलिए, जैसे किसी ने कहा डू नॉट किल द स्नेक, ये बहुत सी जगहों पे परंपरा है, लोग मारने नहीं देते सांपों को। ठीक है, मानते हैं भाई, भगवान मानते हैं। तो चलिए इन्हीं को हम बना लेते हैं। क्या है, दे है तो हो गया दे। अब सेट की जगह पे हमको क्या लिखना है, एडवाइज्ड। एडवाइज वाला पहले बदल देते हैं। अस है तो अस, डू हट गया, अब क्या लिखोगे यहाँ, नॉट। नॉट के बाद यहाँ क्या प्रयोग करोगे, टू। टू हट गया भाई मेरे, अब नॉट, नॉट के बाद आ गया टू। अब टू के बाद जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। क्या है, किल है किल,
द है द, स्नेक है तो हो गए स्नैक। क्लियर? और जानो, जब एक हम दूसरे एंगल से बनाए तब फॉरवर्ड में बनाएंगे तब तो क्या हो जाएगा, दे है तो हो गए दे, फॉर बेड क्या हो जाएगा, फॉर बेड, अस है तो हो गया अस, क्या हो गया, फॉर बेड है तो फॉर बेड, अस है तो अस। हाई कामा हटाने के लिए ये अब की बार पूरा हटेगा तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, टू का। फिर पूरा इसे लिख दो, किल है किल, द है द, स्नेक है तो हो गए स्नेक। तो अब तो आप जान गए होंगे यूज ऑफ डू नॉट, यूज ऑफ डू नॉट जान ही गए होंगे। अब नेवर हम देख लेते हैं। अब यहां आपका हो जाएगा यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर, नेवर किसका प्रयोग हो जाएगा, यूज ऑफ नेवर। यूज ऑफ नेवर में भी तो हमने कहा था कि वही बदला जाएगा, क्या कहा गया था, यही क्या कहा गया था, सेड सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ठीक, इसको भी हम किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में। किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में। और इसमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करने के लिए कहे थे, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। इसमें कब, स्टार्ट ऑन नेवर, जब नेवर से स्टार्ट होगा तब भी एडवाइज में बदला जाएगा या अर्ज्ड में बदला जाएगा, हमने दोनों में से कहा था किसी एक में बदल देंगे। इसमें इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नेवर टू का। और नेवर टू का प्रयोग भैया हम कब करम, जब वाक्यवा शुरुआत हुई कैसे, स्टार्ट ऑन नेवर, स्टार्ट ऑन नेवर से। चलो इस पे भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे ही said to me never waste your टाइम। जैसे ही लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो हमने कहा जब नेवर से शुरू होगा तब भी आपको किस में बदलना है, क्या मैं बदले के भैया कहीं मच्छर आकर के बैठ गया है इसीलिए स्क्रीन कभी कभी चलता नहीं है। चलिए, ही है तो ही, सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, एडवाइज, एडवाइज्ड मी है भैया। कमवा हटाने के लिए के कर, पहले नेवर के अंदर करब, यहाँ हो जाए नेवर, नेवर के बाद का हो जाए टू, क्या हो जाएगा, टू। ही एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट योर टाइम, क्या हो जाएगा, वेस्ट योर, सॉरी योर है तो बदला जाएगा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हम किसके अनुसार बदलते हैं, किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो योर है तो यू योर, मी को बदल रहे हो, आई मी माई, तो
तो योर की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ, माई। टाइम है तो हो जाएगा टाइम। समझ में आया? चलिए, अगर नहीं आया तो फिर से देख लो। यू सेड टू मी नेवर टीस द पुअर, टीस द पुअर। गरीब को कभी मत सताओ या कभी ना सताओ। तो जब हमने क्या कहा भैया, नेवर से शुरू होगा, तो ये भी बहुत आसान है, जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे करेंगे। यू है तो यू, सेड टू की जगह पे हमको लिखना है एडवाइज्ड और चाहे अर्ज्ड। तो एडवाइज यहाँ हो गया मी, हाई कमवा हटाने के लिए पहले नेवर को अंदर रखेंगे और नेवर के बाद हम के कर प्रयोग करब टू कर। तो यू एडवाइज्ड मी नेवर टू, और हमने क्या हो जाए, टीस द पुअर, टीस द पुअर। तो भैया समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात। अगर समझ में नहीं आया है, अगर आप लोगों को समझ में ये नहीं आया है तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं नेवर का। चलो, अब नेवर का एक एग्जांपल क्या होगा इसको हम जानेंगे। और जैसे ही सेड, नेवर अब क्या हो सकता भाई, नेवर क्या बोले, क्या लिखा जाए? नेवर स्मोक, नेवर स्मोक इन द लाइफ, मतलब जीवन में धूम्रपान कभी मत करो। तो ही सेड है, तो भैया सेड को हम क्या लिख सकते हैं, एडवाइज या अर्ज्ड लिख दो। यू अर्ज्ड लिख दो चाहे एडवाइज लिख दो, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। एडवाइज्ड, हाई कमवा हटाने के लिए पहले नेवर लिखा और नेवर के बाद हम टू लिखा। तो पहले कामा हटाने के लिए लिखे नेवर, कामा हटाने के लिए टू का ही प्रयोग हुआ, लेकिन नेवर को अंदर रखिए, पहले नेवर अंदर आएगा ओकरे बाद टू लिखना है, यही बताया जा रहा है। डू नॉट में भी यही होगा। स्मोक है, स्मोक इन द लाइफ। अब देखिए कुछ सकारात्मक वाक्य भी होंगे। क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। यहां जैसे कुछ सकारात्मक वाक्य होने पर भी हम सेड को एडवाइज्ड या अर्ज्ड में बदल देते हैं। क्या कह रहा है, एडवाइज्ड या अर्ज्ड में बदल देते हैं। बदल देते हैं। और शेष परिवर्तन पहले की तरह क्या हो जाएगा, और शेष परिवर्तन, क्या कह रहा है, और शेष परिवर्तन हम क्या करेंगे पहले की तरह, और शेष परिवर्तन
पहले की तरह करते हैं। ठीक, अब क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो भैया आपसे अगर कोई कह रहा भैया कठिन परिश्रम करो तब में पास हो वो बोर्ड पेपर, मगर अच्छा नंबर लाना तो ढेर मेहनत करो, तो भैया काव कहत बा, वो एक तरह का क्या हुआ, सलाह दिया। अब की वाक्य डू नॉट या नेवर से ना शुरू है, अब की जोन शुरू है उस सकारात्मक एक तरह से, नकारात्मक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी किस में बदला जाएगा, इसको भी एडवाइज्ड या अर्ज्ड में। तो ही है तो ही, यहाँ हो गया ही, यहाँ सेड की जगह पे एडवाइज्ड, क्या हुआ एडवाइज्ड। मी है तो मी, और शेष परिवर्तन हम कहे पहले की तरह, तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या कहे थे, टू। वर्क है तो वर्क, और हार्ड है तो वही के हार्ड। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर इस तरह रहेगा तो क्या कहे, क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए भाई और देख लेते हैं। राम सेड, राम ने कहा, ईट वेल, डाइजेस्ट वेल। क्या कहा कि ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। क्या क्या, ईट वेल अच्छा खाओ और अच्छा, अरे और नहीं लिखा गया, ईट वेल माने अच्छा खाओ, एंड और, क्या बात है भाई, हाँ, ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, मतलब अच्छा खाओ और अच्छा पचे, अच्छा खाओ अच्छा पचाओ, ऐसे भी हो जाएगा। तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये भी क्या कह रहा भैया, गवम कहते ना भैया थोड़े खाओ लेकिन ठीक खाओ, तो वही बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। तो राम सेड है तो हम लिखेंगे राम एडवाइज्ड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू, पूरा का पूरा वही लिख देना, ईट वेल एंड डाइजेस्ट वेल। ठीक, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा एडवाइज वाला सेशन हो जाता है खत्म। क्या हो जाता है, एडवाइज का सेशन हो जाता है खत्म। कि एडवाइज या अर्ज में कब बदलेंगे। और अब हमारा जो नया सेशन है वो भी लास्ट है रिक्वेस्टेड का। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पॉइंट थर्ड, यूज ऑफ रिक्वेस्टेड किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। कब बदला जाएगा ये भी आपको बताया गया, अगर नहीं बताया गया तो रिक्वेस्टेड में चाहे बेग्ड में, या रिक्वेस्टेड या बेग्ड जो भी आप बदल दें, इम्प्लोरेड या और कई चीज़ें बताया गया था। तो अब हम कब बदलेंगे जानते हैं।
ऐसे ही इसमें कहा गया था कि इसमें भी यही बताया गया था, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट, इसको हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड। किस पे बदल देंगे? रिक्वेस्टेड। या आप बेग्ड में भी बदल सकते हो, इम्प्लोरेड में भी बदल, जिसमें आपका मन कहे भाई। ये कब बदला जाएगा? स्टार्ट ऑन प्लीज सर या काइंडली से। हमने कहा था जब वाक्य आपका प्लीज सर या काइंडली से शुरू होगा तो इसको आपको किस में बदलना है? रिक्वेस्टेड में बदलना है। किस में बदलना है? रिक्वेस्टेड में। और एक चीज क्या कहा गया था? इन्वर्टेड कामा वही है आपका, इसमें भी यही बताया गया था, इन्वर्टेड कामा क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू। एक चीज मैंने एक नोट पॉइंट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो तीनों वर्ड हैं प्लीज सर या काइंडली, इनको हमेशा के लिए हटा देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कहा गया था प्लीज सर या काइंडली को, या काइंडली को हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हटा देते हैं, यही बताया गया था। क्या कहा गया था कि अब की बार जो टॉपिक है, कह रहा क्या, वाक्य अब की हमारा प्लीज सर या काइंडली से शुरू होगा, और प्लीज सर या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को हम किससे बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इम्प्लोरेड में, या और भी चीजें बताई। तो अधिकांश लोग पहला ही वर्ड याद करके रखते हैं, रिक्वेस्टेड। और जब रिक्वेस्टेड में बने तो इस प्लीज सर या काइंडली का मतलब रिक्वेस्टेड हो ही गया, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और शेष परिवर्तन पहले की तरह। अब शेष परिवर्तन जो हमारा होगा वो पहले की ही तरह होगा, लेकिन कैसे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला, द बॉय सेड टू द टीचर, ऐसे होगा। द बॉय सेड टू द टीचर, कामा इंट कामा सर, जैसे कि लिखा द बॉय सेड टू द टीचर, जैसे लिखा सर मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी, चलिए कह रहा द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने अध्यापक से कहा सर श्रीमान जी मार्क मी प्रेजेंट, कृपया मुझे मेरी उपस्थिति लगा दीजिए। जैसे कब्बो कब्बो आप लेट पहुंचे हो, अटेंडेंस सर जी लेके जाए, सर जी अटेंडेंस लगा दीजिए। बहुत प्रेम से कहा वो, सर जी हमारा अटेंडेंस वाला लगाए दो, ईमेल का वो तो लगी ना ही लगी भैया। तो वही कह रहा, सर या प्लीज या काइंडली से होता तो इसमें एक तरह से विनम्रता के भाव होते हैं। तो इसके जगह पे हम सेड को हम किस में बदल देते हैं? किस में बदल देंगे? देखिए अभी वही सेशन चल रहा है आपका, तो इसको हम बदलेंगे किस में?
चाहे इसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, द बॉय रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू, और हमने कहा जो निवेदन करने वाले शब्द होंगे उन्हें हमेशा के लिए यहाँ से हटा देंगे। तो अब सर तो हट गया, फिर जैसे को तैसे लिख देना है, मार्क, मार्क। अब एक ठू चीज जान लो भैया, तो मी आई गए तो मी तो बदल जाए, मी फर्स्ट पर्सन है, बॉय के अनुसार बदलेंगे तो बॉय को क्या मानेंगे, ही मानेंगे। तो जैसे आई के बाद मी, वैसे ही के बाद हिम का हो जाए हिम। अगर मान लो बॉय ना हो के बॉयज हो तब वहाँ का हो जाए, जैसे आई के बाद मी तो बॉयज के मनते हो दे, और दे के बाद का हो जाए देम। तो ऐसा है नहीं, बॉय माने एक लड़का, और जब एक लड़का है तो उसको मानेंगे ही, और ही के अकॉर्डिंग जब यहाँ बनेगा तो हो जाए हिम। प्रेजेंट है तो हो जाए प्रेजेंट। समझ में आया ना आइल? चलो और देखो, चलिए क्या है अगला, लिखा हमारा दे सेड टू अस, प्लीज कम। क्या कह रहा है, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, कृपया आओ और मुझसे कुछ कहो। तो काओ कहवा रहे भैया, तो जान लो दे है तो हो गए दे, सेड की जगह पे हो गया आपका रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड इसलिए हुआ क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू है वो प्लीज से, रिक्वेस्टेड अस है तो हो गया अस, हाई कमवा हटाओ के लिए टू, प्लीज हट गया, फिर वैसे लिख दो। कम है तो हो गए कम, एंड है तो एंड, टेल है तो हो गए टेल। अब आएंगे भैया मी, कौन पर्सन, फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है भैया, दे, तो जैसे आई के बाद मी वैसे दे के बाद दम, क्या हो जाएगा दम। अरे ना समझ पाओ तो भैया जैसे आई और आई के बाद मी, हम बदलत के क्रम अनुसार है दे, तो दे है और दे के दूसरे नंबर पे क्या होता है दम, तो यही हो जाए दम। समझ गए हो वो? चलिए तो यहाँ टेल की मी की जगह पे हो जाएगा दम, समथिंग है तो हो जाए समथिंग। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, और अगला क्या है, आई सेड राम काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। अब इहो बना डालो। अब भैया बनी तो इहो तो बनाओ, आई है आई सेड, यहाँ देखिए टू नहीं लिखा गया, यहाँ टू रह गया, आई सेड टू राम, तो सेड टू की जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, राम है तो राम, हाई कमवा हटाने के लिए के कर प्रयोग टू, भैया काइंडली हट गए तो गया, हेल्प है तो हो गया हेल्प, मी आ गया, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, के करे अनुसार मतलब वही के अनुसार, तो जैसे आई के बाद मी तो मी मतलब वही है, तो भैया मी बदल ना जाए। अब कुछ लोग कहिए सर जी कहा नहीं बदल जाए, अरे भाई
आई और आई के बाद मी, तो मी को बदलना है जब आई के अनुसार, तो वही लय नियम तो है, तो इसी स्थिति में यह बदला नहीं जाएगा। तो इस तरह से आज हम 3 चीज़ सीखे, कब रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, कब एडवाइज्ड में बदलेंगे और कब हम ऑर्डर्ड में, मतलब ऑर्डर्ड, एडवाइज और रिक्वेस्टेड, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया गया। अगर इन तीनों चीज़ों में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और उसमें आपका वो दिक्कत दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और प्रयास नहीं, आपकी वो दिक्कत जो उसको दूर किया जाएगा, किसी दूसरे लहजे में, दूसरे लैंग्वेज में, दूसरे ट्रिक से पढ़ा के बताया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये जो क्लास था, इम्परेटिव सेंटेंस का जो पहला पार्ट था वो होता है खत्म। फिर अगले क्लास में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित होंगे आप लोगों के बीच, और दूसरे पार्ट में हो सकता है हम पढ़ें यूज ऑफ लेट इनटू इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज का क्लास यहीं पर होता है खत्म। अगले क्लास में हम फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।